हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद अब जो है वो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन पढ़ेंगे। देखिएगा, समझिएगा क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद ये डिस्पर्सन जो है वो क्यों पढ़ते हैं। पहला तो ये समझिएगा डिस्पर्सन पढ़ते क्यों। देखिएगा, आपके सामने तीन कंपनी आई, ए, बी, सी। क्लियर है? एक कंपनी जो है उसके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के रिटर्न ए कंपनी के 0%, 10% और 20% है। एक कंपनी के 10, 10 और 10 है। एक कंपनी के 20%, 10% और 0% है। आपने कहा कि किस में इन्वेस्ट करें। आपने कहा कि एक काम करो सर, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक यही पढ़ा है आपने। 30, 30 और 30 किया भाई। 30/3 की एवरेज रिटर्न आ रहा है 10%। 30/3 एवरेज आ रहा है 10%। 30/3 एवरेज आ रहा है 10%। सिर्फ एवरेज पे निर्णय लोगे ना तो तीनों बराबर है भाई। तीनों में क्या गैप है, क्या डिफरेंस है? ये भी 10% रिटर्न बता रहा है, ये भी 10% रिटर्न बता रहा है, ये भी 10% रिटर्न बता रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सोचोगे, ये जो है इसका प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट है। इसका कांस्टेंट प्रॉफिट है, जैसा है वैसा वैसा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, कांस्टेंट प्रॉफिट है। और इसका प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है 20% से 10%, 10% से 0%। क्लियर है? तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको मिड वैल्यू तो बता देगा, ये मिडिल की वैल्यू तो जरूर बता देगा, लेकिन आप ये पता नहीं कर पाओगे कि इससे वैल्यू जो है वो इधर या उधर कितना जा सकती है। समझ पा रहे हो बात भाई? ये वैल्यू तो इसने बता दी कि ये वैल्यू है सेंट्रल टेंडेंसी में, ये क्या उसने एवरेज वैल्यू बता दी। लेकिन इस एवरेज से इस साइड में कितना कितना जा सकता है, ये जो है ये एवरेज नहीं बता पाता है। अब सर ये हमें कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है? क्या ये करने से कुछ फायदा होता है क्या? भाई देखो, आप बी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे ना, रिस्क बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये 10%, 10%, 10% कॉन्स्टेंट रिटर्न दे रहा है। तो ये 10% देगा, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 10% देगा। इसका प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि कम होगा, और इसके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज के हिसाब से अगर आपने निर्णय ले लिया ना, तो उस केस के अंदर देखिएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो आप एवरेज कैलकुलेट करते हो ना, इसको मैं थोड़ा एफएम से लिंक करता हूँ। एफएम जो है इसको क्या कहती है? रिटर्न कहती है। रिटर्न तो आपने देख लिया, लेकिन रिस्क कैसे देखोगे कि भाई 10% कमा के देगा, ये रिटर्न है, लेकिन इसमें रिस्क कितने है इस बिजनेस में, वो कैसे पता करोगे? तो रिस्क का मतलब क्या? ये 10% है, इस 10% से इस साइड कितना जा सकता है, इस साइड कितना जा सकता है। एक है जो कह रहा है कि 10% है, और हम 100% से हो रहा है कि 10% रिटर्न आएगा, रिस्क है ही नहीं। जबकि ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, लेकिन मान लीजिए वो कह रहा है कि 100%, 10% ही रिटर्न कमा के देंगे, तो रिस्क नहीं है। एक है जो कह रहा है कि 10% है, लेकिन हो सकता है कि 12 तक चले जाए, हो सकता है कि 8 तक चले जाए। एक कंपनी कह रही है कि 10% है, लेकिन हो सकता है कि 20% रिटर्न भी दे दे, हो सकता है कि 0% भी दे। तो ये जो डिस्पर्सन है, ये फैलाव जो है, ये हमें कैलकुलेट जो है किसके जरिए करते हैं हम? डिस्पर्सन के जरिए। एक बहुत ही गहरी लाइन लिखी है, देखो, इंट्रोडक्शन। लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। समझिएगा, ये क्या कहानी है मैं बताता हूँ। देखो, जैसे एक फैमिली जो है वो क्या कर रही थी, जैसे उसमें तीन मेंबर थे। एक की हाइट 5 फीट थी, एक की हाइट 6 फीट थी, और एक की हाइट 7 फीट थी। क्लियर है? तो इन्होंने अपनी एवरेज कैलकुलेट किया कि हमारी हाइट जो है वो कितनी है, 6 फीट हाइट है। क्लियर? नदी जो है वो क्या थी, एक जगह से 2 फीट गहरी थी, एक जगह 9 फीट गहरी थी, और एक जगह 1 फीट गहरी थी। तो टोटल कितना हो गया? 9, 10, 11 और 12। 12/3 उन्होंने कहा कि एवरेज जो है वो 4 फीट गहरी है। इन्होंने कहा कि हमारी एवरेज हाइट 6 फीट, और नदी की जो है वो 4 फीट गहरी है, एवरेज 4 फीट गहरी है। और ये जो है वो काफी अच्छा स्टेटिशियन था, परिवार का जो मुखिया था, तो उसने कहा कि पार कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
2 फीट थी तब तक तो 3 हो गए, 9 फीट में तीनों ही निकल लिए। समझ पा रहे हो बात? तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ एवरेज पे, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे आप निर्णय सारे नहीं कर पाते। तो उस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, की भाई हम ये पता करें कि इस के अंदर इधर और उधर जाने के चांसेस कितने हैं। देखो इसके, देखिए ये टाइप्स ऑफ सीरीज पहले लिखा है, उसको बता देता हूँ। 2 तरीके की टाइप सीरीज होती है, एक तो सिमिलर इन्फॉर्मेशन, बनी एक जैसी है लेकिन उनके एवरेज में फर्क है। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, एवरेज 12 है। 50, 51, 52, 53, 54, ये भी उसी तरीके की बनी हुई है सीरीज, लेकिन इसका एवरेज 52 है। 100, 101, 102, 103, 104, 104, इसका एवरेज है 102। एक होता है कि एवरेजेज में भी सेम, एवरेजेज तो सेम है लेकिन उनके फॉर्मेशन में फर्क है। जैसे 50, 50, 50, 50, इसका भी एवरेज 50 आ रहा है। 46, 47, 48, 54 और 55, इसका भी एवरेज 50 आ रहा है। और 2, 18, 40, 68 और 122, इसका भी एवरेज 50 आ रहा है। तो हो सकता है कि एवरेज सेम हो लेकिन जो सीरीज है वो अलग हो, या फिर सीरीज जो है वो, या फिर सीरीज जो है वो, सॉरी, या तो एवरेज जो है वो सेम है और सीरीज अलग है, या फिर सीरीज सेम है, एक जैसी है, लेकिन एवरेज उनके अलग है। इन 2 तरीके की सीरीज जो हो सकती है। अभी इसका आगे आएगा रिलेवेंस, तब भी आपको और अच्छे समझ आएगा। टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज द फॉलोइंग 4 मेजर्स टू बी स्टडीड। कोई भी सीरीज जो है उस पे सिर्फ और सिर्फ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से आपने एवरेज कैलकुलेट कर ली, उससे बात नहीं बनेगी। 4 चीजें कैलकुलेट करोगे, उससे आपको सीरीज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो पता चलेगा। किस तरीके की सीरीज है, उसमें रिस्क कितना है, रिटर्न कितना है, कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, वगैरह वगैरह सारा कुछ समझिएगा। सबसे पहला है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या फिर जैसे हम एवरेज कहते हैं। ये क्या कहता है? ये हमें आइडिया देता है किसके बारे में? आइडिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की, ज्यादा वैल्यू कहाँ पर है। जैसे मोड जो है वो क्या, सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, मीडियन बीच की वैल्यू कौन है, एवरेज सबका जो मैग्नीट्यूड सीरीज का है कहाँ पर ज्यादा है, वो सारा का सारा हम बीच की वैल्यू जो पता कर रहे हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन ये क्या करता है? डेविएशन और स्कैटरनेस, कि भाई एक तो सीरीज है, जैसे कि एक तो 10, 10, 10 है, और एक 9, 10, 11 है, और एक है जैसे 0, 10, 20 है। तो एवरेजेज तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, लेकिन यहाँ पर जो है वो फैलाव यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ थोड़ा फैलाव है और यहाँ थोड़ा ज़्यादा फैलाव है। तो सीरीज का आपने एवरेज पता किया, उसके बाद में आप उसका डिस्पर्सन पता करो, ताकि आपके उसके स्कैटरनेस, उसके फैलाव जो पता चलेगा। फिर एक और होता है मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस। मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस जो वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने लास्ट में बताया था। ये जो स्कैटरनेस है, ये किस साइड में, इसका डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव साइड के अंदर है या नेगेटिव साइड के अंदर है, समझिएगा। एक सीरीज है, जैसे हमने बात की, जैसे 5, 10 और 15, एक है 15, 10 और 5, क्लियर है। तो ये सीरीज एक अलग टाइप की है, ये सीरीज एक अलग टाइप की है। स्कैटरनेस जो वो, एक तो आपने स्कैटरनेस पता कर दिया कि इसका फैलाव कितना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए फैलाव किस साइड में, इस साइड में झुक रहा है ज्यादा या फिर ये इस साइड के अंदर झुक रहा है ज्यादा। स्कैटरनेस जो वो, स्क्यूनेस आगे वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम पता करेंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से पता करते हैं। और एक होता है मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस। मेजर्स ऑफ कुर्टोसिस क्या होता है? देखिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरीके का नॉर्मली स्टेट्स मानता है कि डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई बीच में होगा, इसके 50% जो वो वैल्यू इस साइड रहेगी और 50% वैल्यू इस साइड रहेगी। अब इसकी जगह आपका ये भी हो सकता है कि ये इस तरीके से हो, बीच में जो वो उसकी ऊंचाई ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है कि वो ज़्यादा ही फैला हुआ हो। अब तीनों ही केस में है एक्चुअल में, इधर भी 50% 50% है, यहाँ भी 50% 50% है, लेकिन ये जो है इसका फैलाव एवरेज है, इसका फैलाव जो है वो कम है, इसका फैलाव जो वो ज़्यादा है। तो ये अल्टीमेटली, ये जब हम 4 चीज़ें पूरी पढ़ लेते हैं किसी सीरीज के बारे में, तब हम उस सीरीज को पूरा अच्छे से जान पाते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज की मैग्नीट्यूड कहाँ है, कहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, वो पता कर दिया। डिस्पर्सन हमने पता किया कि उसका स्कैटरनेस, उसका फैलाव कितना है, वो पता किया। उसके बाद में थर्ड जो वो
स्कीवनेस, उसका डायरेक्शन क्या है, किस तरीके, किस साइड के अंदर फैलाव ज़्यादा हो रखा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देख लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कुर्टोसिस की, भाई जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका पीक कितना है, उसकी पीकनेस को चेक करने के लिए हम मेजर ऑफ कुर्टोसिस करते हैं। क्लियर है? अब समझिएगा डिस्पर्सन की मीनिंग, डेफिनेशन दी है। बाउल है बहुत, बाउले की डेफिनेशन जो बहुत ज़्यादा, बाउला नहीं बाउल है, समझ पा रहे हो? बाउले जो है इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। जब भी डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें एक ऑप्शन आपको बाउले जरूर दिखेगा और ज़्यादातर समय में बाउले जो है वो आंसर सही होता है। ठीक है, डॉक्टर बाउले ने क्या कहा, डिस्पर्सन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ आइटम। जो आइटम है उनके अंदर वेरिएशन कितना आएगा, उसमें डिफरेंस कितना आएगा, उसको मापने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्पर्सन को यूज करते हैं। समझ पा रहे हो? सीरीज के अंदर डिफरेंस कितना है, जैसे एक तो 10 10 10 है तो सीधी सी बात है इसमें तो डिस्पर्सन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। एक है 9 10 11 तो इसका डिस्पर्सन इससे ज्यादा होना चाहिए। एक है 0 5 और 15 तो ये इसका डिस्पर्सन इससे ज़्यादा आना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये इनके फैलाव के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में, सीरीज के जो आइटम है इनके बीच में कितना डिफरेंस हो उसको मापने के लिए डिस्पर्सन यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इसके अंदर मेन जो है वो एक स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपको अच्छे समझना, उसका बहुत बहुत यूज है। मतलब यूँ समझिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप सिर्फ स्टेट्स में नहीं पढ़ोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हर जगह काम आएगा। आप एफए में भी देखोगे और बाकी और भी जो भी चैप्टर है प्रैक्टिकल जिनके अंदर आप इनको स्टैंडर्ड डेविएशन को देखोगे। डिस्पर्सन एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर, इससे क्या कहा जाता है, एवरेज ऑफ सेकंड ऑर्डर। रीजन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आपको एवरेज कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद में जो डिस्पर्सन कैलकुलेट होता है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सबसे पहले स्टेट्स में किसी सीरीज में कैलकुलेट किया जाएगा तो सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, इस वजह से उसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर। और उसके बाद में डिस्पर्सन कैलकुलेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ द सेकंड ऑर्डर। क्लियर? डिस्पर्सन यूज इन द डिफरेंट मीनिंग। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो आपके डिस्पर्सन है ना वो मेनली जितने भी तरीके के सारों को मेनली दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उनके कैलकुलेशन के तरीके के हिसाब से अपन पता कर रहे हैं। एक तो है कि हम हम उनकी जो वैल्यू है उनको कंसिडर करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू और उसके बीच में गैप जो है उसका पता करते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल सा बात करें कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्या है, 10 है और 10 है, तो 10 माइनस 10 करके आपने कैलकुलेट कर दिया। इसमें 9 और 11 है तो 11 माइनस 9 कितने का टोटल फैलाव, इसमें 2 का है। इसमें 15 माइनस 0, इसमें 15 माइनस 0 15 का फैलाव। एक तो ये इस तरीके का हो सकता है कि एक्सट्रीम वैल्यू आप सबसे ऊपर वाली सबसे छोटी वाली लो या Q3 Q1 लो, इस तरीके से कोई भी ले सकते हो। एक तो इस तरीके से, और दूसरा इसका तरीका जो होता है वो क्या होता है, एवरेजेज से हम करते हैं। एवरेजेज से कैसे कि 10 10 10 है, इसका एवरेज कैलकुलेट किया, जैसे कि हमने एक्स बार के हिसाब से लिया। अब एवरेज सेंट्रल टेंडेंसी में सारी आती है, अर्थमेटिक मीन भी आता है और मीडियन भी आता है, मोड भी आता है। जैसे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो 10 माइनस 10 10 माइनस 10 10 माइनस 10 इस तरीके से किया। 9 10 11 वाले में 9 माइनस 10 किया, 10 माइनस 10 किया, 11 माइनस 10 किया, और इस तरीके से कुछ भी करते हो। मतलब कि आप एक में तो एवरेजेज को यूज करके आप कैलकुलेट करते हो, एक में आप एक्सट्रीम वैल्यू जो उनको कंसिडर करते हो, उसमें रेंज और क्वांटिटेटिव डेविएशन होता है, और इसके अंदर जो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आज जो वो हम रेंज, क्वांटिटेटिव डेविएशन और मीन डेविएशन जो डिस्कस करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को पूरा एक अलग से सेशन के अंदर ही कवर करेंगे ताकि आपको उसको बिल्कुल अच्छे समझ आएगा। ये जो डिस्पर्सन है सारे के सारे, इनको दो तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, एक एब्सोल्यूट के अंदर और एक रिलेटिव के अंदर। देखिए वैसे आपको पता है लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल सा बताऊं ना कि एब्सोल्यूट टर्म और रिलेटिव टर्म क्या है। भाई जैसे एक आदमी, ये ए है और ये बी है, मान लीजिए इसकी इस मंथ की इनकम, एक्स मंथ की इनकम इसकी 10,000 है और इसकी 10,000। ये क्या है, एब्सोल्यूट टर्म कि यहाँ 10,000 ए ने कमाए, 10,000 बी ने कमाए। अमीरी गरीबी ये जो सारी चीज़ें होती है ना ये रिलेटिव होती है। ऐसा आपने सुना होगा, सर कैसे रिलेटिव कैसे होती है। जैसे
एक जो परिवार है जिसकी नॉर्मली मंथली इनकम जो 5 लाख है, अब उसका बच्चा, जैसे उसके पिताजी मंथली 5 लाख कमाते हैं, अगर उनका बच्चा अगर 50,000 मंथ कमाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो सेटल नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो बात? एक परिवार है जिसमें पिताजी जो है वो 10,000 रुपये पर मंथ कमाते हैं, अगर उनका बच्चा 50,000 रुपये कमाना शुरू कर दे तो हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छा सेटल होंगे। वही 50,000, लेकिन एक के लिए जो वो क्या है, कम है, एक के लिए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमीरी और गरीबी रिलेटिव टर्म में। समझ पा रहे बात? हम कैसे देखते हैं कि भाई इस प्रोपोर्शन के अंदर होना चाहिए, इसका इनकम जो होनी चाहिए। तो हम एक तो रेंज वगैरह जो भी कैलकुलेट करते हैं वो एब्सोल्यूट टर्म के अंदर कि भाई 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 10 का गैप, 15 का गैप, 7 का गैप। एक होता है रिलेटिव टर्म जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, परसेंटेज वाइज इस तरीके से कोई भी यूज करते हैं। समझ पा रहे बात? तो मेजर्स इन ओरिजिनल यूनिट ऑफ वेरिएबल, अगर हाइट है और हाइट जैसे फीट के अंदर है तो ये एब्सोल्यूट टर्म के अंदर। डिस्पर्सन भी कैसा बताएगा, फीट के अंदर बताएगा। यहाँ पर कैसा बताएगा, मेजर्स इन रिलेटिव आइटम, जैसे रेशियो में बताएगा, इस तरीके से बताएगा 5%, 6%, 10%, 15%, 20%। समझिएगा, मेरी इनकम 5% से बढ़ी, अब मेरी जितनी भी इनकम थी उसमें 5% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मेरी इनकम 5,000 से बढ़ी, तो उस केस के अंदर 5,000 से बड़ी पता है, लेकिन ये ज्यादा खुश होने वाली बात है या नहीं होने वाली बात है, ये डिपेंड करेगा कि मेरी पहले इनकम कितनी थी। मान लीजिए मेरी पहले इनकम 5,000 ही थी और 5,000 से बढ़ गई, तब तो मैं कहूँगा 100% मेरी इनकम इंक्रीज हुई है। पहले मान लीजिए मेरी इनकम 5 लाख थी और फिर 5,000 रुपये बढ़ी है, तो मैं कहूँगा यार बहुत कम इंक्रीज हुई है। समझ पा रहे हो बात? तो रिलेटिव टर्म जो है वो कंपैरिजन में ज्यादा आसान रहता है कि भाई एक आदमी की इनकम जो 5,000 से बढ़ी, दूसरे की भी 5,000 से बढ़ी। आप ये नहीं कह सकते कि इसने अच्छा काम किया है, इसने अच्छा काम किया है, दोनों ने बराबर काम किया। इसकी 5,000 मान लीजिए 5,000 पे बढ़ी तो 100% ग्रोथ है, इसकी 5 लाख पे 5,000 बढ़ी तो इसकी कितना हो गया, 1%। 1% जो इसकी ग्रोथ हुई है। समझ पा रहे हो? तो कंपेरिजन के लिए हम रिलेटिव जो है वो यूज करते हैं और इसका हमेशा कोएफिशिएंट के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मतलब वो रिलेटिव टर्म है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वांटिटेटिव डेविएशन तो मतलब कि वो रेंज है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वो रिलेटिव टर्म है। समझ पा रहे हैं बात? ऑब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंस क्यों कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल सा समझ आ रहा है आपको कि एग्जामिन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, कि एक एवरेज जो वो कितना भरोसेमंद है। अगर एवरेज आपने कैलकुलेट किया 10 और उसमें डिस्पर्सन भी जो है 7-8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज उतना भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो डिस्पर्सन कवर कर रहा है। एक जो है वो एवरेज आया 10 और उसका डिस्पर्सन 2 ही है, मतलब काफी ज्यादा भरोसेमंद है। तो कितना भरोसेमंद है, रिलायबिलिटी एवरेज की कितनी है, वो कौन डिसाइड करवाएगा, आपको डिस्पर्सन करवाएगा। टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट फॉर्मेशन, सीरीज किस तरीके की बनी हुई है। जैसे अपन ने दो बात की थी, सीरीज अलग अलग थी और एवरेज सेम थे, या फिर एवरेज अलग अलग थे और सीरीज सेम थी। इस तरीके का कौन सी वाली सिचुएशन है, वो एवरेज से पता नहीं चलेगा लेकिन डिस्पर्सन आपको बता देगा। टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी, सीरीज ए और सीरीज बी के अंदर कितना कितना डिफरेंस है। जैसे समझिएगा, भारत की जैसे एवरेज इनकम पर पर्सन जो है वो मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है, पर मंथ है, मान लीजिए ना, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं, 10,000 पर मंथ, ठीक है, नॉर्मल है, हर कोई सही है। समझ पा रहे बात? लेकिन इसी 10,000 के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास मंथली इनकम उनकी 1,000 करोड़ है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 500 रुपये पर मंथ है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं। समझ पा रहे बात? तो ये एवरेज जो है वो 10,000 के हिसाब से आपने कह दिया कि भारत के अंदर हर किसी के पास 10,000 है, क्या कहना सही होगा क्या? नहीं, हम क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन है इनकम के अंदर। जैसे हम कहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच का गैप जो कंटिन्यूस बढ़ता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो ये चीज़ें एवरेज नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी ये पता नहीं कर पाएगा, लेकिन डिस्पर्सन ये बता देगा कि भाई अमीर और गरीब का गैप कितना कितना बढ़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितना ज़्यादा फैलाव हो रहा है, वो कौन बता पाएगा? डिस्पर्सन बता पाएगा। एक लाइन बोली जाती है, इंडिया इज रिच कंट्री हैविंग पुअर पीपल, ऐसा कुछ है। मतलब कि भारत एक अमीर देश है लेकिन उसके लोग जो है वो गरीब है। रीजन क्या है? क्योंकि 5% लोगों के पास 85% 90% जो वेल्थ है। तो ये सारी चीजें कौन कंपेयर कर पाएगा, कौन कैलकुलेट कर पाएगा? आपका ये डिस्पर्सन। टू हेल्प इन कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी,
जब आपको पता होगा वेरिएबिलिटी कितनी है, डिस्पर्सन कितना है, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, कंपेयर, उसको कंट्रोल कर पाओगे। जैसे इनकम टैक्स के अंदर आप देखते हो, इनकम कम होती है तो टैक्स कम लगता है, इनकम जैसे जैसे ज़्यादा होती है वैसे वैसे टैक्स की रेट जो वो क्या कर जाती है, बढ़ाई जाती है, ताकि क्या हो, इनका इनकम का गैप जो है वो इनके बीच का कम हो, ताकि सरकार अमीरों से पैसा ले और गरीबों में लगाए। ये अलग बात है कि सरकार अमीरों से पैसा लेके खुद में जेब में डाल देती है, गरीबों तक नहीं पहुंचता है, अल्टीमेटली वो वापस वो वही अमीर रहते हैं। To provide basis for the other statistical measure, for example skewness, kurtosis, correlation, regression, qualitative control, testing of hypothesis, variance analysis, हर किसी के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ोगे ही पढ़ोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को वो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन पे किसका हक है, डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन इसको कहता है कि मेरा बच्चा है, इसने बहुत बड़ा नाम किया है, तो इस डिस्पर्सन पे किसका हक माना जाता है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिस्पर्सन का। और ये आगे हर किसी में काम आएगा, स्केवनेस चेक करना है, कुर्टोसिस चेक करना है, ये सारों में जो है वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन बिल्कुल सिंपल से, बिल्कुल सिंपल से। देखो पहला था मेथड ऑफ लिमिट, दूसरे हैं एवरेज एज से डेविएशन लेना, और एक ग्राफिक मेथड है। ग्राफिक मेथड तो लॉरेंज कर्व, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली कि भाई ये किसने बनाया, मैक्स और लॉरेंज करके ऐसा नाम है, वो उसने बनाया, ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछा जाता है। मेथड्स ऑफ लिमिट्स कि भाई हम लिमिट को देख के क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो रेंज है, ये क्या कहता है एल माइनस एस, कि जो सबसे लार्जेस्ट आइटम है उसमें से स्मॉलेस्ट आइटम जो उसको लेस कर दो तो आपको पता चल जाएगा रेंज, और ये क्या है हमारा डिस्पर्सन। इंटर क्वांटाइल रेंज ये कहता है कि Q3 माइनस Q1 कर दो, कि भाई Q3 कैलकुलेट करो, Q1 कैलकुलेट करो। सर Q3 कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, जहां बैठे हो ना वहां आके डंडे से मारूंगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीडियन के साथ हमने पोजिशनल एवरेज के अंदर ये पढ़े। परसेंटाइल रेंज ये क्या है, P90 माइनस P10 करके कर दो, बिल्कुल सिंपल से। मेथड्स ऑफ एवरेज डेविएशन, क्वांटाइल डेविएशन कैलकुलेट हो सकता है, मीन डेविएशन हो सकता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है, जिसमें से हम ये और ये आज कर लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कल कर लेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में करेंगे। रेंज बिल्कुल सिंपल है, लार्जेस्ट आइटम जो है उसमें से स्मॉलेस्ट आइटम को लेस कर दो, और कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, ये हमेशा ही ध्यान रखना। रेंज के अंदर करना है कैलकुलेट कैसे किया, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट। अगर क्वांटाइल में करते हैं Q3 माइनस Q1 तो उसका कोएफिशिएंट होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ये देखो जैसे ये टेबल है, रोल नंबर 1 के 20 आए, 2 के 15 है, 3 के 25 आए, 4 के 37 आए, 5 के 42, 6 के 49, 7 के 3, 8 के 11, और इसके 24, इसके 27, इसके 32। ये क्या कहता है, सबसे बड़ा आइटम, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं भाई, सबसे ज्यादा होशियार वाला कौन सा है, ये 49 वाला। और सबसे कम वाला कौन है, डफर कौन है सबसे, ये वाला। डफर तो नहीं कह सकते, हो सकता है भाई पढ़ाई में कमजोर हो, किसी और काम में बढ़िया हो, मैं वहां पे जाऊंगा, ये सब वर्ड यूज किया, हो सकता है वो कोई और फील्ड में अच्छा हो। मार्क्स कम किसके हैं, मार्क्स कम किसके हैं, रोल नंबर 7 के 3। तो ये रेंज क्या होगा कि लार्जेस्ट आइटम कौन है 49 माइनस स्मॉलेस्ट आइटम कौन सा है, देखिए ये कितना हो गया 46, ये रेंज हो गया। यहाँ पर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, पहले सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में कर दो फिर डिसेंडिंग। अब इनकी अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फ्रीक्वेंसी होती जैसे इसकी 5, इसकी 7, इसकी 15, इसकी 10, इसकी 8, इसकी 7, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, तो भी हाईएस्ट आइटम कौन सा रहता है, लार्जेस्ट, यही 49 का 49। 49 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 49, 49 और 49, अल्टीमेटली सबसे बड़ी वैल्यू तो वही है 49। 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, मतलब 3 3 3 3 और 3, तो भी सबसे छोटा आइटम तो कौन सा है, 3 ही है। क्लियर है। और कंटिन्यूस सीरीज है तो हम मिड वैल्यू जो उसको कंसिडर करते हैं, सॉरी इसमें कंटिन्यूस में मिड वैल्यू की जरूरत नहीं है, सीधा जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी लिमिट है उसको अपन कंसिडर कर लेते हैं। क्लियर है भाई। उसके बाद में ये है, और अगर इसकी आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है, मतलब इसका रिलेटिव टर्म करना है, तो एल माइनस एस, जैसे इसके अंदर लार्जेस्ट कौन सा था 49 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 49 प्लस 3,
कि भाई 46 का गैप आता है टोटल कितने पे, 52 पे, तो ये इनका कोएफिशिएंट आ जाएगा। सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, हेल्प इन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे, जैसे मेरे इस पेन का निब जो है वो 0.04 जो है वो होना चाहिए, तो वहां पर मैंने रेंज डिसाइड कर दी 0.04 है, लेकिन 0.05 से ऊपर आए तो मेरा प्रोसेस रुक जाना चाहिए, या 0.03 से नीचे आए तो प्रोसेस रुकना चाहिए, तो ये मैंने रेंज डिसाइड कर दी। रेंज की मदद से मैंने इस डिस्पर्सन वाले रेंज की मदद से मैंने क्या कर लिया, क्वालिटी कंट्रोल में मदद मिलेगी। डीमेरिट्स क्या है, सबसे पहला तो डीमेरिट्स ये एक्सट्रीम वैल्यू जो कंसीडर करता है भाई, जैसे एक कॉलोनी है जिसके अंदर एक की इनकम 10,000 है, एक की 12,000 है, एक की 15,000 है, और एक ऐसा है जिसकी 1 करोड़ है, तो ये तो सीधा क्या करेगा, इस 1 करोड़ को कंसिडर करेगा 1 करोड़ माइनस 10,000, जबकि 1 करोड़ तो एक्चुअल में रिप्रेजेंटेटिव है क्या, ये नहीं, ये तो एक्सट्रीम वैल्यू है, एक आध हो गया ऐसा एक्सेप्शनल, समझ पा रहे हो। नॉन कंसिस्टेंट मेजर एक्सट्रीम का इस्तेमाल करता है, अनरिप्रेजेंटेटिव नॉट बेस्ड ऑन ऑल, सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो ही वैल्यू को कंसिडर किया, बाकी बेचारे तो देखते ही रहे कि ए प्रभु हमारा भी तो नाम ले लो, उसने कहा कि नहीं, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। डज नॉट थ्रो लाइट ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीरीज, सीरीज किस तरीके से बनी है, इसमें रेंज में सेम बट सीरीज में डिफर, समझिएगा। जैसे एक तो है 9, 10 और 25, एक है 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22 और 25, रेंज इसकी भी 25 माइनस 9 है, और रेंज इसकी भी 25 माइनस 9 है, ठीक है। तो रेंज सेम हो सकती है लेकिन सीरीज बहुत अलग है, क्लियर है। तो ये इस तरीके की इसकी दिक्कत क्वालिटी कंट्रोल में काम आता है। और वेरिएशन स्टडी इन प्रोडक्शन, इंटरेस्ट रेट वगैरह, जैसे एक्सचेंज रेट है कि भाई 81 से नीचे के सबसे छोटे से छोटे रेट गई 81, और सबसे ऊपर गई 87, इस तरीके से आपने तय कर रखा है। या प्राइस इन स्टॉक वगैरह शेयर के भाई कम से कम भाव कितना, ज़्यादा से ज़्यादा भाव कितना, वहाँ रेंज काम आती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या थी, सबसे ज़्यादा इसको गालियाँ क्यों पड़ी पता है, क्योंकि ये एक्सट्रीम वैल्यू जो कंसिडर करता था कि भाई सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, हम एक काम करते हैं इंटर क्वांटाइल रेंज ले लेते हैं। हमने पूछा कि ये क्या होता है, हमने कहा ये क्या है इंटर क्वांटाइल रेंज, तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, देखो सबसे बड़ी ले रहे हो ये दिक्कत है क्योंकि वो एक्सट्रीम है, सबसे छोटी ले रहे हो ये तुम्हें दिक्कत है क्योंकि ये भी एक्सट्रीम है, तो एक काम करो D3 ले लो, सॉरी Q3 ले लो और Q1 ले लो। हमने कहा इससे क्या होगा, हमने कहा Q1 के इस साइड का एरिया कितना होता है, कितनी वैल्यू होती है 25%। क्या बात करो सर, ये कैसे पता चला, अरे भाई पढ़ा था ना अपन ने। और Q3 के बाद कितनी वैल्यू होती है 25%, ठीक है। तो इधर 25% इधर की छोड़ दी, 25% इधर की छोड़ दी, तो इधर का भी एक्सट्रीम चले गए, उधर के भी एक्सट्रीम चले गए, तो Q3 माइनस Q1 जो है वो कर दो। अब अगर आपको कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 कर दो, बिल्कुल सिंपल सी बात, क्लियर है। मेरिट्स वही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अब इसको गालियां क्यों पड़ेगी, ये 25% क्यों छोड़ दिए भाई, ये 25% क्यों छोड़ दिए, सारी वैल्यू कंसीडर की क्या, नहीं सिर्फ Q3 और Q1 वाली की, और 100% वैल्यू ही नहीं कर रहे, सिर्फ 50% का ही गैप जो वो देख रहे हो, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1। देखियो क्वांटाइल डेविएशन या हाफ ऑफ इंटर क्वांटाइल रेंज या सेमी इंटर क्वांटाइल रेंज या क्वांटाइल डेविएशन जब पूछा जाए ना, तो ये क्या होता है कि भाई क्वांटाइल डेविएशन का आधा कितना है, तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार फॉर्मूला पूछा गया है। मेरिट सिंपल है, मिनिमम इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम, भाई 25% इधर वाले 25% इधर वाले हटा दिए तो इफेक्ट मिनिमम आ जाएगा एक्सट्रीम का। और डिस्पर्सन ऑफ मिडल पार्ट, ये बीच के 50% में कितना गैप है वो बताता है। डीमेरिट डज नॉट थ्रो द लाइट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज, रेंज में भी ये वो सेम क्वांटाइल डेविएशन रेंज जो है वो भी सेम हो सकती है, लेकिन सीरीज अलग अलग हो। नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यू, सब वैल्यू इसमें नहीं करता, और नॉट सुटेबल फॉर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट ना रेंज के काम, न रेंज के बेस पे करते हैं ना इसके बेस पे करते। सर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होगा किस पे, जो सारी वैल्यू को कंसिडर करके कैलकुलेशन के बेस पे आएगा ना, उसको हम वही हमारे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट में काम आएगा। तो हमने कहा कि यार तुमने फिर क्यों इसको क्वांटाइल रेंज को कहा कि तुमने यार ये गलत कर दिया, तुमने यहाँ पूरा 25% छोड़ दिया और यहाँ पूरा 25% छोड़ दिया, सिर्फ बीच का 50% ही लिए। उसने कहा कि यार तुम रेंज को गालियां दे रहे थे क्योंकि वो एक्सट्रीम ले रहा था,
तुम हमको गालियां दे रहे हो क्योंकि तुम कह रहे हो कि 25% इधर का 25% इधर का छोड़ दिया, सिर्फ 50% कंसिडर कर रहे हो। करे तो करे क्या, उन्होंने कहा एक काम करो तुम 10% इधर का छोड़ दो सॉरी, और 10% इधर का छोड़ दो, ताकि एक्सट्रीम एक्सट्रीम चले जाएंगे और बाकी का एरिया भी 80% जो कवर हो जाएगा। तो परसेंटाइल दें P90 माइनस P10। क्लियर। वही सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, P90 कैलकुलेट करो और P10 कैलकुलेट करो और P90 माइनस P10 जो लेस कर दो। कैसे कैलकुलेट करोगे सिखा रखा है भाई, अब कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है। ये तो हो गए ये सिंपल वाले। उसके बाद में आया कंप्यूटेशन पे बेस्ड मीन डेविएशन। कंप्यूटेशन पे बेस्ड मीन डेविएशन समझिएगा ये क्या है। देखिए अब जैसे ये सीरीज है 9 10 11 12 15 17, अभी तक तो क्या कर रहे थे, या तो 17 और 9 को कर रहे थे, या जैसे 10 और इसको कर रहे थे, इस तरीके का कुछ कर रहे थे। इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, सबको करके एक्चुअल में कैलकुलेट करो। तो उसके बाद में आया मीन डेविएशन। बिल्कुल सिंपल सा है। देखो मीन डेविएशन क्या कहता है कि आपका जो मीन है उससे डेविएशन पता कर लो। हमने कहा मीन से कैसे डेविएशन, तो उन्होंने कहा पहले तो मीन कैलकुलेट कर दो, कितना है मीन। जैसे कुछ भी कर सकते हो ना, मीन के अंदर आप एक्स बार भी ले सकते हो, मतलब अर्थमेटिक मीन ले सकते हो, मीडियन ले सकते हो, या मोड ले सकते हो। मान लीजिए हम जो एक्स बार से कर रहे हैं, किसी से भी किया जा सकता है, या फिर मान लीजिए हम एम से करते हैं, सॉरी हम मान लीजिए एम से करते हैं, ज़्यादातर मीडियन जो वो इस्तेमाल होता है। तो मीडियन जो वो कितना आ गया, 1 2 3, एक और कर देते 18। तो मीडियन क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फोर्थ आइटम। तो ये हो गया फोर्थ आइटम, ये आपका मीडियन। तो ये क्या कहता है, मीन से डेविएशन। मीन डेविएशन मतलब देखिए बिल्कुल वर्ड से ही समझ आ रहा है, मीन डेविएशन, मीन से डेविएशन। मीन कितना है आपका 12 है, तो कर लो भाई x माइनस एम कर दो। क्लियर है। 9 माइनस 12, 10 माइनस 12, 11 माइनस 12, 12 माइनस 12, 15 माइनस 12, 17 माइनस 12, 18 माइनस 12। ठीक है। हो सकता था तो आप क्या कर देते, एक्स माइनस एक्स बार भी कर सकते थे। एक्स बार करते तो कितना होता, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18, 92 डिवाइड बाय 7, 13.14। 91 डिवाइड बाय 7 करते तो इसको 17 कर दो भाई, इसको 17 कर दो। ठीक है। तो ये कितना हो जाता आपका, एक्स बार आ जाता आपका 13। तो उस केस के अंदर क्या होता, 9 माइनस 13, 10 माइनस 13, 11 माइनस 13, 12 माइनस 13, 15 माइनस 13, 17 माइनस 13, 17 माइनस 13। अब जैसे यहाँ कैलकुलेट किया तो आपका कितना आ गया, -3, -2, -1, 0, 3 और 5 और 5, कितना हो गया, 10 3 13, 13 में से 6 गए, ये इसका आ गया। 13 में से 6 गए तो कितना बचा, 7। और यहाँ पर कितना आएगा, कोई है ऐसा इंटेलिजेंट बच्चा जो पहले ही बता दे। -4, -3, -2, -1, +2, +4 और +4, 4 3 7 8 9 और 10, और 10 ये 0। सर 0 कैसे आ गया, अरे एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी ना, एक्स माइनस एक्स बार जो उसका समेशन 0 आएगा। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि माइनस वाले काट रहे हैं, प्लस वाले अल्टीमेटली जो मजा नहीं आ रहा। तो फिर इन्होंने कहा कि एक काम करो, इनके आगे दोनों के लाइनें लगा दो। हमने कहा दोनों के आगे लाइनें लगाने से क्या होगा, तो इन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आप साइन इग्नोर कर दो। हमने कहा अच्छा
मतलब ये माइनस देखना ही नहीं, उन्होंने कहा माइनस मत देखो। हमने कहा ठीक है, तब तो ये हो गया भाई 3 + 2 + 1 +3 + 5 + 5, ये हो गए 19। और ये हो गए, इसके भी साइन इग्नोर करो, 4 + 3 + 2 + 1 + 2 + 4 + 4, ये हो गए 20। अब सर आप कह रहे हो कि मीन से भी कर सकते हैं, मोड से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, किससे करना सबसे बेहतर है? तो सबसे बेहतर जो इसमें होता है वो मीडियन से होता है। सर क्यों मीडियन से, क्यों ऐसा, मीडियन में क्या खास बात है? मीडियन से ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर आप x - m करके इसका समेशन करोगे सिग्मा, तो ये हमेशा क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब मीडियन से हमेशा अगर करके आप साइन इग्नोर करके उसका समेशन करते हो तो वो सबसे कम होगा। सर हम नहीं मानते, नहीं मानते हो तो चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? सर फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है तो फ्रीक्वेंसी में कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई कर देते भाई। 9 की फ्रीक्वेंसी 3 है, मतलब 9 9 9 है, तो गैप जो वो उसी तरीके से हो जाएगा। अर्थमेटिक एवरेजेज ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यू टेकन फ्रॉम द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्लस माइनस के साइन जो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। चॉइस ऑफ एवरेज मीन भी ले सकते हैं, मीडियन भी ले सकते हैं, मोड भी ले सकते हैं, लेकिन मीडियन बेटर है क्योंकि सम ऑफ डेविएशन इज लिस्ट इफ साइन इग्नोर। अगर साइन इग्नोर नहीं होते तो सबसे कम किसका होता? अर्थमेटिक मीन का, और 0 होता। साइन इग्नोर करते हैं, एवरेज ऑफ डेविएशन है, जो डेविएशन आया उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड बाय एन कर देते हैं, और रिप्रेजेंट बाय ग्रीक लेटर डेल्टा से इसको करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आप मीडियन से कैलकुलेट करते हो तो उस केस के अंदर सिग्मा डीएम, डीएम का मतलब क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एम जो है उसका टोटल करो, वो भी साइन इग्नोर करके डिवाइड बाय एन कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एम, या फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। एक्स बार से भी कर सकते हो, तो सिग्मा डी एक्स बार हो जाएगा। मतलब क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन, जो कि क्या हो जाएगा, मीन डे मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन। उसके बाद में अगर मोड ले लेते हो तो उसके इसके अंदर डेल्टा जेड लिखा जाएगा, जो कि सिग्मा डी जेड अपॉन एन हो जाएगा, जो कि होगा सिग्मा एक्स माइनस जेड डिवाइड बाय एन। क्लियर है? जो होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड। अगर इनके कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने तो जिससे कैलकुलेट किया डिवाइड बाय वो कर दो। जैसे मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन किया तो डिवाइड बाय अर्थमेटिक मीन कर दो, मीन डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन। अगर मीडियन से किया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। अगर मोड से किया तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड डिवाइडेड बाय मोड कर दो। मेरिट इजी और सिंपल है, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यू है, लिस्ट अफेक्ट बाय एक्सट्रीम वैल्यू है, और यूजफुल है ये, मतलब सारी वैल्यू कंसिडर करता है। एलजेब दिक्कत क्या है, एल्जेब्रिक साइन इग्नोर करते हो, क्यों करते हो? बस हमारी इच्छा हो गई, ये क्या बात हो गई, ऐसे तुम इच्छा कुछ भी हो गए। अनसर्टेन एंड नॉट कंपेरेबल, ज़्यादा भरोसेमंद है नहीं। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल है, ये आप कर लीजिएगा, जब करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। इसका एक शॉर्टकट भी होता है। शॉर्टकट क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे मीडियन कैलकुलेट, मीडियन आपको पता है तो सॉरी, ये होता है सॉरी, summation of all value greater than median, और ये है summation of all value below median, वही summation of all value greater than arithmetic mean। कुछ भी नहीं है। कैसे कैलकुलेट करने का, ये एक शॉर्टकट तरीका। किस तरीके का? जैसे आपका मीडियन है, मान लीजिए आपका भाई, जैसे एक वाले फॉर्मूले से बता देता हूँ, दूसरा वाला समझ लीजिएगा। जैसे आपकी वैल्यू 5 7 9 11
15। आपका मीडियन क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये क्या कहता है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करोगे, सिग्मा एक्स ए क्या है, समेशन ऑफ ऑल वैल्यू ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन से बड़ी वाली वैल्यू कितनी है, तो 11 प्लस 15, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स बी क्या है, इससे छोटी वाली वैल्यू कितनी है, तो 5 प्लस 7 डिवाइड बाय एन कर दो, कितने 5। क्लियर है। इसके अंदर जो है वो क्या है, सिग्मा एक्स ए जो अर्थमेटिक मीन से बड़ी वाली वैल्यू है उनका समेशन, ये एक्स बी क्या है उनसे छोटी वाली वैल्यू का समेशन, एन ए मतलब कि उससे बड़ी वाली वैल्यू जो है उनके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं और छोटी वाली वैल्यू है उनके नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, उसको एक्स बार से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय एन। ये शॉर्टकट फॉर्मूला एक बार बस ध्यान रखिए। क्लियर है, ये है आपका यहाँ तक का, तो इसको यहाँ तक का कवर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर पूरे एक सेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहें और अपने साथियों के साथ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने साथियों के साथ जरूर जरूर शेयर करें। इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।